नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले आधे घंटे हम आपको देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे 1 मिनट के भीतर। तो चलिए पहली खबर से शुरुआत कर देते हैं। पहली खबर, कहावत है ना, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। मधुमक्खियां देखने में तो छोटी लगती हैं, लेकिन उनका हमला उतना ही खतरनाक होता है। हरियाणा में ऐसे ही हमले का एक वीडियो आया है। कपड़े लहराते इस वीडियो को देखिए। बार बार और जोरदार तरीके से कपड़े लहरा रहे हैं। वीडियो देखकर लगता है कि गीले कपड़े को सुखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कपड़े नहीं सुखा रहे हैं, बल्कि मधुमक्खियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरकारी कर्मचारी हमला करने पर उतारू हुई मधुमक्खियों को भगा रहे हैं, तो एक कर्मचारी कपड़ा ओढ़कर जमीन पर ही बैठ गया है। ये वीडियो हरियाणा के सचिवालय का है, जब अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दी। मौके पर सचिवालय के कर्मचारी भी थे और सिक्योरिटी गार्ड्स भी, लेकिन मधुमक्खियों के हमले से अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद जो भी था, मधुमक्खियों को भगाते हुए देखा गया। दरअसल दोपहर 1 बजे के करीब सिविल सचिवालय के मुख्य एंट्री गेट पर सीआईएसएफ कर्मचारी सिक्योरिटी चेक कर रहे थे। इस दौरान मधुमक्खियों के एक झुंड ने अचानक उन पर हमला बोल दिया। इस हमले से अफरा तफरी मच गई। मधुमक्खियों के हमले में सीआईएसएफ के 4 जवान और 2 कर्मचारी जख्मी हो गए। लाख कोशिशें और कार्रवाई के बाद भी हथियारों के साथ रील बनाने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। बिहार के पूर्णिया में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। भोजपुरी गाना और गाने पर ठुमके लगाने का सुरूर आ गया, तो सफेद शर्ट और ब्लू पैंट वाले युवक ने सिर्फ ठुमके ही नहीं लगाए, बल्कि सरेआम देसी पिस्टल भी लहराया। पिस्टल को घुमा घुमा कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। ये वीडियो एक शादी समारोह का है। वीडियो में शादी समारोह की तारीख भी लिखी है, यानी वीडियो कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, बल्कि 16 फरवरी 2025 का है। जी हाँ, सिर्फ 2 दिन पुराना। पिस्टल को लेकर लहराते शख्स के साथ एक और युवक के साथ बच्चा भी जमकर ठुमके लगा रहा है। ये वीडियो बिहार के पूर्णिया का है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 32 सेकंड के इस वीडियो की एनडीटीवी पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद बिहार पुलिस के कान खड़े हो गए। पूर्णिया के एसडीओपी ने इसका संज्ञान ले लिया है और मामले की जांच में जुट गए हैं। बदमाशों के साथ एनकाउंटर की कई खबरें आपने देखी होंगी, लेकिन एनकाउंटर लाइव नहीं देखा होगा। पुलिस कैसे करती है अपराधियों की घेराबंदी, कैसे मौके पर अपराधियों को चेतावनी देती है, इस रिपोर्ट के जरिए पूरा वीडियो देखिए। एक तरफ लोगों की भारी भीड़ है, तो दूसरी तरफ पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर का वीडियो। पुलिस अपराधी को घेरने में जुटी है, तो भारी भीड़ के लिए एनकाउंटर को लाइव देखना बिल्कुल नया है। ये वीडियो पटना के कंकड़बाग इलाके का है, जब पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। अपराधी मौके पर किसी निजी इमारत में घुस गए, तो पटना के 4 थानों की पुलिस ने मौके पर बदमाशों की घेराबंदी कर दी और उन्हें बार बार इमारत के बाहर आकर आत्मसमर्पण करने को कहा। ये नौबत तब आई जब कंकड़बाग के राम लखन पथ पर अचानक फायरिंग की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। खबर के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। इमारत में कितने अपराधी घुसे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि 3 से 4 बदमाश इमारत में हो सकते हैं। मौके पर एसटीएफ की टीम भी है। एल्विस यादव का विवादों से चोली दामन का साथ है। कई वीडियो से विवादों में वे आ चुके हैं। एल्विस यादव का एक और वीडियो सामने आया है, जिसे सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। रिपोर्ट देखिए। हमेशा विवादों में रहने वाले एल्विस यादव के साथ विवाद का दौर खत्म होता नहीं दिख रहा है। एक विवाद खत्म होता नहीं कि दूसरे का जन्म हो जाता है। अब सोशल मीडिया पर कथित रूप से एल्विस यादव के नए वीडियो से वो फिर नई मुश्किल में पड़ सकते हैं। इस वीडियो में एल्विस यादव जयपुर में अवैध शराब बिक्री के नेटवर्क का खुलासा कर रहे हैं। जयपुर में मेरे एक दोस्त को शराब चाहिए थी, तो 8 बजे के बाद नहीं मिल रही थी, तो किसी ने बोला कि एक आंटी बेचती है रोड पे। रोड पे आंटी ने बाल्टी रखी हुई और उस बाल्टी में दारू बेच रही, भाई खुली महंगी। हाँ यार, बहुत लोग रिलेट भी कर पाएंगे भाई। जयपुर से जो लोग देख रहे हैं मुझे बताना। ये है बात प्रताप
नगर प्रतापगढ़ ऐसे कुछ जगह है वहाँ पे, उसके आसपास एक लेडी। 36 सेकंड के एल्विस के इस नए वीडियो की जयपुर पुलिस मामले की जांच कर सकती है, क्योंकि शराब बिक्री के सख्त नियम है और रात 8 बजे के बाद बिक्री प्रतिबंधित होती है। हालांकि इस वीडियो की सत्यता की एनडीटीवी पुष्टि नहीं करता है। बिहार के जमुई में मचे बवाल में पुलिस एक्शन में है और 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस बीच इलाके में मचे बवाल का एक और वीडियो सामने आ गया है। हाथों में लाठी डंडे और जमकर हुआ हंगामा। जमुई बवाल कैसे मचा, ये उसी बवाल का वीडियो है जो अब तक नहीं आ पाया था। ये वीडियो 16 फरवरी 2025 का है। वीडियो देखिए, लोगों का गुस्सा सरेआम बीच चौराहे पर क्या था, 2 गुट कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उपद्रवियों के हाथों में लाठी और डंडे हैं, तो हालात इस कदर बद से बदतर हो गए कि पुलिस को मौके पर हथियार निकालना पड़ा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक पुलिस का जवान गाड़ी के बोनट पर खड़ा है, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, हाथों में पिस्टल है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि बिहार के जमुई में झाझा में रविवार रात बवाल हुआ था। बलियाडी गांव में 2 गुट आपस में भिड़ गए थे, ईंट पत्थर चले। जमुई के उप मुख्य पार्षद और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नीतीश कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए। कई और लोग भी जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि एक कार्यक्रम के दौरान ये झगड़ा शुरू हुआ। पुलिस के अनुसार अब सब कुछ कंट्रोल में है। गुजरात में लोकल बॉडी चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। कई नगर पालिकाओं में बीजेपी का भगवा लहरा गया है, तो कोई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वहीं बहुत बुरा हाल है। इसे कहते हैं बुलडोजर खुशी, इसे कहते हैं बुलडोजर जीत। गुजरात की सड़कों पर आज ऐसे बुलडोजर आम हो चुके हैं। नगर पालिका चुनाव में मिली जीत से बीजेपी नेता और कार्यकर्ता झूम रहे हैं और इसकी खुशी बुलडोजर के साथ मनाई जा रही है। बीजेपी की जीत के जश्न वाला ये वीडियो गुजरात के वलसाड़ का है, जहां बीजेपी ने 3 नगर पालिकाओं के चुनाव में बम्पर जीत हासिल करके विजय जुलूस निकाला। ज्यादातर नगर पालिकाओं में बीजेपी को जीत मिली है या उसके उम्मीदवार आगे हैं। जामनगर में 3 नगर पालिकाओं पर बीजेपी का कब्जा। कालावड में 26 पर बीजेपी तो 2 पर कांग्रेस जीती। जामजोधपुर में 27 सीटों पर बीजेपी तो 1 पर आम आदमी पार्टी जीती। हालोल नगर में 36 सीटों पर बीजेपी जीती। वलसाड़ में 44 में 41 पर बीजेपी का कब्जा। धर्मपुर में 20 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस 0। पार्टी 28 सीटों में से 22 पर बीजेपी का कब्जा। सूरत और कच्छ में भी बीजेपी का डंका बज रहा है। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। भारत और कतर की दोस्ती किस मुकाम पर है, कहने की जरूरत नहीं है। कतर के अमीर शेख भारत की यात्रा पर हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें हवाई अड्डे पर लेने पहुंच गए। आखिर कतर भारत के लिए इतना मायने क्यों रखता है, ये समझिए। एयरपोर्ट पर कतर के अमीर शेख आए तो खुद प्रधानमंत्री मोदी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उन्हें लेने पहुंच गए। उनका भव्य स्वागत किया और अमीर शेख और प्रधानमंत्री मोदी के गले लगने की ये तस्वीर दोनों की गहरी दोस्ती का अगला अध्याय है। इस तस्वीर को देखकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जल भुनकर खाक हो रहा होगा। आज राष्ट्रपति भवन में कतर के अमीर का औपचारिक स्वागत किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की और दोनों देशों ने दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय चोरी रोकने के लिए एक संशोधित समझौते पर भी दस्तखत किए। कतर भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति करने वाला एक प्रमुख देश है। कतर से भारत को एलएनजी और पेट्रोलियम उत्पादों की बड़ी मात्रा की आपूर्ति होती है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 18 अरब डॉलर से अधिक का है। तो 26 फरवरी को महाकुंभ की आखिरी तारीख है। जैसे जैसे तारीख करीब आ रही है, श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। तो सेलिब्रिटीज भी महाकुंभ में डुबकी लगाने में पीछे नहीं रही है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब जारी है। सिर्फ 8 दिन का वक्त बचा है जब महाकुंभ का समापन हो जाएगा, लेकिन भीड़ खत्म होने का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में भीड़ को और बढ़ा दिया है। अब भी ट्रेनों में लोग भर भर कर पहुंच रहे हैं। तो बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद अभिनेत्री जूही चावला ने क्या कहा, सुनिए। आज हम यहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ में आए। सुबह 7 साढ़े 7 बजे सूरज उग रहा था, ठंडी ठंडी धूप थी, सुंदर पानी और इतने लोग और इतनी श्रद्धा के साथ ये सब जो स्नान हो रहा है। फिर हम भी स्नान करने गए, शीतल पानी, इतना मजा आया। सोमवार को भी करीब 1.35 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई।
जबकि अब तक 54.31 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। रेलवे महाकुंभ से श्रद्धालुओं को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, तो महाकुंभ के ऊपर से हर घंटे 8 से ज्यादा विमान उड़ान भर रहे हैं। बिहार के गया में चलती ट्रेन से उतर रही एक महिला की जान बाल बाल बच गई। ये पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। गया जंक्शन पर चलती ट्रेन से उतरने के दौरान महिला प्लेटफॉर्म पर गिर गई। वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के गैप में गिरने ही वाली थी कि वहां मौजूद एक यात्री और आरपीएफ जवान ने उसे खींच लिया। मैं अपनी ड्यूटी पर तैनात था। हमारी तो कर्तव्य होती है कि ये यात्री को सुरक्षित हम अपने स्थान तक पहुंचाए। इसी क्रम में गाड़ी खुली और हम एक लड़की महिला जो है जिनका नाम बबीता कुमारी है वो गिर गई। गिरने के क्रम में उस जगह पर हम मतलब मौजूद थे और हमने उनको रेस्क्यू कर लिया, बचा लिया। बताया जा रहा है कि बबीता नाम की इस महिला को जहानाबाद की ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन वो गलत ट्रेन में चढ़ गई। जब उसे पता चला कि वो कुंभ जाने वाली ट्रेन में सवार हो गई है तो वो आनन फानन में ट्रेन से उतरने लगी। तब तक ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। उतरने के दौरान उसका संतुलन बिगड़ा और वो प्लेटफॉर्म पर गिर गई। ये पहला मौका नहीं है जब किसी यात्री को प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों ने इस तरह से बचाया हो। पहले भी इस तरह के वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोगों को ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की जगह में गिरने से बचाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को राहत दी है। अनुचित टिप्पणियों को लेकर उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी, लेकिन उनके कंटेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत देते हुए ये निर्देश दिया है कि वे जांच में शामिल हों। साथ ही विवादित एपिसोड को लेकर अब कोई और नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने पर रोक लगाते हुए पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है। इलाहाबादिया फिलहाल ऐसा शो भी नहीं कर पाएंगे। इलाहाबादिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप लोगों के माता पिता को बेइज्जत कर रहे हैं या गंदे दिमाग और विकृत सोच की उपज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मशहूर होने का मतलब ये नहीं है कि आप समाज को हल्के लेने में आपको लाइसेंस मिल गया, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर ये अश्लीलता फुहड़ता नहीं है तो फिर अश्लीलता और फुहड़ता के इस देश में क्या पैरामीटर होंगे, ये जैसे सूर्यकांत ने कहा है। रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ असम, महाराष्ट्र और राजस्थान समेत देश के अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई है, जिनको एक साथ क्लब करने की मांग को लेकर उन्होंने याचिका दाखिल की थी। यूपी के झांसी में 27 साल की सोनाली की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, लेकिन उसकी 4 साल की बेटी ने पेंटिंग बनाकर इस सनसनीखेज हत्याकांड पर से पर्दा उठा दिया। सोनाली की बेटी दर्शिता ने एक सादे कागज पर पेंटिंग बनाकर दिखाया कि उसके पापा संजीव बुधोलिया ने ही उसकी मां को मारा है। पुलिस की मौजूदगी में उसने कहा कि पापा ने मम्मा को मारा और फांसी लगा दी। पहले मम्मा को पापा ने मारा है, फिर पहले उनको मारा गया, फिर पापा ने कहा डर, पहले फिर था उन्हें मरना मरो। 2019 में सोनाली की शादी संदीप से हुई थी। सोनाली के घर वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। वो इसे 4 व्हीलर लाओ, तो लड़की ने एक आध बार हमसे कहा, हमने कि बेटा हमारे पास तो है नहीं है इतने पैसे, हम कहाँ से। सोनाली के परिवार का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं है बल्कि सुनियोजित हत्या है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में सोनाली के पति संदीप बुधोलिया समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज उर्दू बनाम अंग्रेजी हो गया। समाजवादी पार्टी के अंग्रेजी भाषा के विरोध और उर्दू से प्रेम का सीएम योगी आदित्यनाथ ने तगड़ा जवाब दिया। समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। योगी को गुस्सा आया तो यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर भड़के और खूब भड़के। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन योगी ने अपना रौद्र रूप दिखाया और समाजवादी पार्टी को उर्दू प्रेम और अंग्रेजी का विरोध का आईना दिखा दिया। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में न बोले, अवधी में न बोले, इसका खंडी में न बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं। एक बड़ी विचित्र बात है। अब समझिए योगी को आज गुस्सा क्यों आया। दरअसल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि फ्लोर लैंग्वेज में अंग्रेजी की जगह उर्दू कर दिया जाए। उर्दू हमारी दूसरी भाषा है। इस पर सीएम योगी ने हिंदी और दूसरे क्षेत्रीय भाषाओं का मुद्दा उठाकर विपक्ष को घेर लिया।
पंजाब के फरीदकोट में ट्रक से टक्कर के बाद एक बस नाले में जा गिरी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। फरीदकोट कोटकपुरा रोड पर टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ती हुई नाले में जा गिरी। यात्रियों से भरी बस नाले में गिरते ही पलट गई और यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस, एम्बुलेंस और आसपास रहने वाले लोग मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। एक एक करके यात्रियों को बस से निकाला गया। घायलों को फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की वजह की है जी, इट इज़ टू अर्ली टू असर्टेन, बट इधर क्योंकि ब्रिज द वर्क भी अंडर कंस्ट्रक्शन सी, और अभी तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि ये क्यों एक्सीडेंट हुआ है। प्रशासन का कहना है कि हादसा होने के कारणों का पता लगाया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जांच भी की जाएगी कि हादसे का कारण कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं था। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा है कि वो लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। केरल में मुस्लिमों का एक धार्मिक कार्यक्रम था, लेकिन इस कार्यक्रम में हमास के लीडर्स के पोस्टर लहराए गए। एक धार्मिक जुलूस में ऐसी पोस्टरबाजी के बाद बवाल मच गया। इस पोस्टर में याह्या सिनवार भी है, इस्माइल हानिया भी है, हमास के वो टॉप लीडर्स जिनके नाम आतंक और आतंकवाद फैलाने का आरोप है। हमास का वो टॉप लीडर जो इजराइल के गुस्से की आग में स्वाहा हो गए, वो लीडर्स जिसे इजराइल के बारूद ने ध्वस्त कर दिया, वो अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन आज ये पोस्टर हिंदुस्तान की सड़कों पर सीना ताने घूम रहे हैं। ये वीडियो केरल के पलक्कड़ जिले का है, जब मुस्लिमों के धार्मिक कार्यक्रम के दौरान ये दिखाई दिया, जिसमें कुछ युवाओं का एक समूह हाथियों पर पोस्टर को पकड़े हुए था। हमास के टॉप लीडर्स का पोस्टर सामने आया तो बवाल मच गया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि ये कार्यक्रम धार्मिक उत्सव से जुड़ा हुआ है और कई लोगों ने आयोजकों से ऐसे बैनर पोस्टर लगाने की इजाजत पर भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने इसे लेकर केरल की वामपंथी सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक बीटी बलराम ने भी हिस्सा लिया था, जिसने सियासत में बहस छेड़ दी है। 20 फरवरी को रामलीला मैदान में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं। 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में लौट रही बीजेपी इस आयोजन को भव्य बनाने में जुटी है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लेने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और तरुण चुग आज रामलीला मैदान पहुंचे। ऐतिहासिक कार्यक्रम श्री रामलीला मैदान में 20 तारीख को होगा। उसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर लगी हैं। दिल्ली का हर व्यक्ति, हर एसोसिएशन, समाज का हर वर्ग उत्साहित है। सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें कैलाश खेर अपना परफॉर्मेंस देंगे। फिल्मी दुनिया से जुड़े करीब 50 लोगों को न्योता भेजा जा रहा है। मेहमानों की लिस्ट में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, कई उद्योगपति, धर्मगुरु और कई देशों के राजनयिक शामिल हैं। साथ ही किसानों और लाभार्थियों को भी बुलाया जा रहा है। इन तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस अब भी बना हुआ है। कल दिल्ली बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक में इस पर से पर्दा उठने की उम्मीद है। सीएम के नाम पर मोहर लगने के बाद बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। तो मेरे साथ न्यूज हेडक्वार्टर में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला देखिए मेरे साथ ही।